ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इस सफ़र में हम दिल्ली सल्तनत तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसके संस्थापक थे, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज बारी है दिल्ली सल्तनत के अगले शासक के बारे में पढ़ने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, वो भी बिना किसी देरी के। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अगले शासक हैं आराम शाह। दोस्तों, आराम शाह और कोई नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे। यह अत्यंत ही अयोग्य शासक थे। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक तो एक बहुत ही बहादुर और योग्य शासक में उसकी गिनती होती है। बहुत ही बहादुर योद्धा था वो, लेकिन आराम शाह उनके जैसे नहीं बन पाए। ये योग्यता में कुतुबुद्दीन ऐबक से थोड़ा सा पीछे रह गए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने उसके पुत्र आराम शाह को 1210 ईस्वी में शासक बनाया, लेकिन अयोग्य होने के कारण उसे जल्द ही गद्दी से हटा दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो लाहौर के आसपास उनका ज़्यादा वर्चस्व था। और लाहौर में क्या था कि वहाँ के अमीर लोग जो होते थे, अमीर और प्रतिष्ठित लोग, वो राजा से भी ज़्यादा पावरफुल होते थे। वहाँ पे उनकी बहुत चलती थी। जैसे वो किसी को भी चाहें तो राजा बना दें, किसी को भी चाहें तो राजा के पद से हटा दें, किसी को भी चाहें तो एक प्रतिष्ठित पद दिला दें राजा के दरबार में। ये सब काम लाहौर के अमीर और प्रतिष्ठित लोग कर सकते थे। तो ऐसा ही कुछ किया कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे के साथ। वहाँ के जो अमीर और प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को 1210 ईस्वी में शासक बना दिया, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण उसको बहुत ही जल्द गद्दी से हटा दिया। लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को शासक बनाना चाहा, लेकिन आराम शाह गद्दी छोड़ने को तैयार ना था। तो दोस्तों, कौन ऐसा है जो अपनी राजगद्दी को छोड़ना चाहेगा? भले ही वो जितना भी योग्य हो या अयोग्य हो, कोई भी अपनी गद्दी को आसानी से छोड़कर देना नहीं चाहेगा। ऐसा ही कुछ आराम शाह को भी लगा। आराम शाह से जब बोला गया कि चलो अब गद्दी छोड़ो इल्तुतमिश के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा ऐसे कैसे छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। इसलिए इल्तुतमिश ने उसको आक्रमण किया उसके ऊपर और उसे पराजित किया। उसके बाद उसकी गद्दी को उसे छीन लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों, इल्तुतमिश की बात करें तो ये 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इनका शासन चला। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास व दामाद था। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद घोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि पहले दास प्रथा बहुत चलती थी। पहले क्या होता था, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट इसको यूज़ किया जाता था कि पहले एक जाते थे लोग, दास खरीद लाते थे और उसको बहुत ही अच्छी शिक्षा देते थे, अच्छी योग्यता देते थे। उसके बाद में उसको जब वो हर कला में परिपूर्ण हो जाता था तो उसको जाके अच्छे रेट में बाजार में बेच दिया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसे ही बेचा गया था। ऐसे ही इल्तुतमिश भी था, वो भी एक दास ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस दास को खरीदा था और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करके उसे अपना दामाद बना लिया। इसने 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को पराजित करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ये तो हमने देख ही लिया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम देखते हैं ये क्या हो रहा है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहते हैं। तो दोस्तों, ये संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है? दोस्तों, संस्थापक वो होता है जो किसी वंश का स्थापना करता है। जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहला राजा वहाँ का कौन था, कौन है जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक वो कहते हैं जिसके समय में वो राज्य बहुत ही ज़्यादा फला फूल था, जैसे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होता है जिसके राज्य में राज विस्तार भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और दोस्तों, इसने शमशी वंश की स्थापना की। दोस्तों, अगर आपको हमारे पिछले वीडियो को अच्छे से देख रखा है तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गुलाम वंश था, जिसे हम मामलूक वंश भी कहते हैं, वो 3 तरह के राजवंश से बना हुआ था।
पहला तो कुतुबी राजवंश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके बेटे आराम शाह हैं, ये कुतुबी राजवंश के अंतर्गत आते हैं। दूसरे थे शमसी राजवंश, जिसमें इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, महमूद शाह, ये सब हमारे शमसी राजवंश में आते हैं। उसके बाद एक आया बलबनी राजवंश। बलबनी राजवंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इल्तुतमिश हमारे शमसी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने शमसी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था। दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश किस तरह का तुर्की था, तो आपको बताना है इल्बरी तुर्की था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1197 ईस्वी में अन्हिलवाड़ा, जो कि गुजरात में है, वहाँ के युद्ध के दौरान खरीदा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इल्तुतमिश को खरीदा था। तो कहाँ पे खरीदा था? 1197 ईस्वी में गुजरात के अन्हिलवाड़ा में युद्ध के दौरान खरीदा था और 1 लाख जीतल में खरीदा था। ठीक है, इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जबकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अतः इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश खुद एक गुलाम थे और जिसको इल्तुतमिश ने खरीदा था वो खुद गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का और इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। अब देखते हैं इल्तुतमिश के प्रारंभिक पद का क्रम। इल्तुतमिश का जो शुरुआती समय का जो पोस्ट थी वो कौन कौन से थे, उनका हम क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी जो पोस्ट थी वो थी सर-ए-जादार, यानी कि अंगरक्षकों का प्रधान। ठीक है, ये था इनका पहला पोस्ट। उसके बाद ये अमीर-ए-शिकार बने। उसके बाद ये ग्वालियर के इक्तेदार बने। इक्तेदार का मतलब सामंत, एक तरीके का गवर्नर। तो ये ग्वालियर के इक्तेदार बने, फिर बुलंदशहर के इक्तेदार बने और फिर बदायूं के इक्तेदार बने। ये इनके प्रारंभिक पद का क्रम है। तो दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, मैंने बहुत बार इसको डिफरेंट सेट्स में देखा हुआ है कि जब इल्तुतमिश राजा बने उससे पहले वो कहाँ के इक्तेदार थे या फिर उनकी पोस्ट क्या थी। तो आपको बताना है कि जब इल्तुतमिश राजा बने उस समय वो बदायूं के इक्तेदार थे। ठीक है, बदायूं के गवर्नर या सामंत, कुछ भी कह सकते हैं आप इनको। इल्तुतमिश की संतानों के बारे में देखते हैं। तो इनके 1 पुत्री और 3 पुत्र थे। पहली पुत्री का नाम था इनका रजिया सुल्ताना। इसके बाद इनके पुत्र थे जिनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, मिजुद्दीन बहराम और नसीरुद्दीन महमूद। ये इनकी संतानें थी इल्तुतमिश की। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जूद का युद्ध। जूद का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, इल्तुतमिश ने आराम शाह को परास्त कर अपना रास्ता तो साफ कर लिया, पर कुछ तुर्की सरदारों को ये बात रास न आई। जब इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और उसके बाद में ये इन्होंने क्या किया, उनकी गद्दी, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे हथिया लिया। अब जो तुर्की सरदार थे उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। वो चाहते थे कि आराम शाह ही राजा बने, इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश को जब तुर्की सरदारों के विद्रोह का पता चला तो उसने तुरंत ही उन सरदारों पर आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश हमेशा एक स्टेप आगे ही सोचते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब वो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करें इससे पहले ही हम उनके ऊपर जाके आक्रमण कर देते हैं। इन सरदारों में 2 तरह के सरदार थे। एक तो थे कुतुबी सरदार और दूसरे थे मुइजी सरदार। मुइजी सरदार का मतलब मोहम्मद गोरी के सरदार। तो इन 2 तरीकों के जो सरदार थे वहाँ पर, उनके ऊपर इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया। इन दोनों सरदारों के गुटों को इल्तुतमिश ने जूद के मैदान में परास्त किया, इसीलिए इसको जूद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अब जूद के युद्ध के बारे में सब पता चल गया होगा। इल्तुतमिश की प्रमुख कठिनाइयाँ। दोस्तों जब भी कोई आपको एक पावरफुल पोस्ट मिलती है या जब भी आपको कोई भी नॉर्मल सी भी पोस्ट मिलती है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ हुआ इल्तुतमिश के साथ। इल्तुतमिश जब राजा बने अचानक में ही इनके सामने कई सारे कठिनाइयाँ आ गईं। अब इनको उन कठिनाइयों से एक एक करके पार पाना था। तो चलिए उनके कुछ कठिनाइयों के बारे में हम देखते हैं। अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी आराम शाह और विद्रोही तुर्की सरदारों को बुरी तरह ख़त्म करने के बाद इनके सामने कुछ प्रबल समस्याएं आने लग गईं। जैसे पहले नंबर की समस्या की बात करें तो मोहम्मद गोरी के दासों में एक
ताजुद्दीन यल्दौज जो कि गजनी का शासक था, उसने वो भी दिल्ली का बहुत ही प्रमुख दावेदार मानता था अपने आप को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मोहम्मद गौरी ने अपने राजकाज को अपने गुलामों को सौंप दिया तो उस समय क्या क्या हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो भारतीय राजवंश को दे दिया गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक से बोला कि ठीक है तुम भारतीय राजवंश संभालो। और नसरुद्दीन कुबाचा करके एक थे, नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान का प्रांत दे दिया गया। और वहाँ पर एक ताजुद्दीन यल्दौज भी थे, ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का शासक बना दिया गया। तो ये 3 प्रमुख गुलाम थे जिनमें मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का डिवीज़न हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के तरफ आए, दिल्ली का शासक बनना चाहते थे, लेकिन ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा इन दोनों के कारण वो कभी भी दिल्ली अपने साम्राज्य को शिफ्ट ना कर पाए। और इसीलिए उनके डर से उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगे। जो हमारे ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाकर किसी तरीके से कुबाचा और यल्दौज को विद्रोह करने से रोक दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहम्मद गौरी के दासों में से ताजुद्दीन यल्दौज जो हैं वो अपने आप को दिल्ली की गद्दी का प्रमुख दावेदार मानते हैं। ये कहते हैं कि इस दिल्ली की गद्दी पर तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। इसी यल्दौज के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शुरुआती समय में ये लाहौर में ही रहे, बल्कि दिल्ली की तरफ ना आ पाए। और इनके सामने बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ी की थी, लेकिन वैवाहिक संबंध बनाने के कारण अब वो सारी समस्या शांत हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के राज पर कभी भी यल्दौज ने आक्रमण नहीं किया। अब चूंकि इल्तुतमिश के साथ उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, इसलिए उनके साथ शत्रुता बढ़ गई। इल्तुतमिश के साथ थोड़े ना कोई वैवाहिक संबंध हुआ था, इसलिए उन दोनों के बीच में शत्रुता बढ़ गई। तो अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो पहला सबसे बड़ा खतरा है इल्तुतमिश को, वो है ताजुद्दीन यल्दौज के साथ। दूसरे नंबर पे देखते हैं, उधर उच्च सिंध और मुल्तान पर कब्जा जमाए नसरुद्दीन कुबाचा लगातार अपने राज्य का विस्तार करते हुए लाहौर तक पहुंच चुका था। तो अब दूसरी तरफ ये भी अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे कुबाचा, और इनको डर था इल्तुतमिश को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि राज्य विस्तार करने के चक्कर में ये आके हमारे दिल्ली पर आक्रमण कर दे। और ये ऐसा होता भी, इसलिए इनको इनसे बहुत ही ज़्यादा खतरा था। अब तक बंगाल और बिहार दिल्ली से अलग हो चुका था और लखनौती में अली मर्दान ने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अली मर्दन जो हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया। अली मर्दन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में। इसने क्या किया था, बख्तियार खिलजी की हत्या करके एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। बख्तियार खिलजी के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। तो उसके बाद में जब ये थे अली मर्दाना नाम के सरदार थे, इन्होंने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। और बख्तियार खिलजी की हत्या करने के बाद में ये अपने आप को एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो बंगाल और बिहार है वो दिल्ली से अलग हो चुका था। अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विकट समस्या थी इल्तुतमिश के सामने। अगर ये राजा बनते तो इन्हें बंगाल और बिहार को भी दिल्ली में मिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते। ठीक है, तो एक तो ये समस्या थी। उसके बाद हम देखते हैं हिंदू राजपूत राजा भी अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए भारत में तुर्क राज्य की अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। हिंदू राजपूत राजा भी यही चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम नहीं मिलना चाहते दिल्ली सल्तनत के साथ। तो हिंदू राजपूत राजा के साथ भी इनको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता। वे लोग जालौर, रणथंभौर और ग्वालियर में विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, जो हिंदू राजपूत राजा थे वो हर जगह विद्रोह कर रहे थे। और 5वें नंबर पे देखते हैं क्या चुनौती रही है इनके सामने। इस समय इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण का भय भी बराबर बना हुआ था। दोस्तों, सबसे बड़ा भय अगर हम किसी को कहें मंगोल आक्रमण को तो ये गलत नहीं होगा। अंतिम रूप से हम यह कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। अगर यहाँ पर आराम शाह या फिर कोई अन्य अयोग्य शासक होता तो इस साम्राज्य का बिखराव होना तय था। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ तथा अपने दिमाग से काम लिया और अपने सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने राज्य का विस्तार करता चला गया। इल्तुतमिश ने इन कठिनाइयों से निपटने के लिए निम्न कदम उठाए। तो दोस्तों, आप देखते हैं इल्तुतमिश ने कैसे इतने सारे कठिनाइयों को पार पाया। ठीक है, इतने सारे कठिनाइयों को कैसे दूर भगाया, अब हम देखते हैं एक एक करके उनके बारे में। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं तुर्कान ए चिहालगानी। तो दोस्तों, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये क्या है तुर्कान ए चिहालगानी, ये है 40 गुलाम सरदारों का गुट।
जूद के मैदान के बाद इल्तुतमिश ने कुतुबी और मुइज्जी सरदारों को परास्त तो कर दिया, लेकिन उसे यह संदेह हमेशा बना रहा कि ये लोग कहीं दोबारा ना आक्रमण कर दें। इसलिए इसने अपने आप को बचाने के लिए 40 विश्वसनीय गुलाम सरदारों को इकट्ठा किया, जिसने भविष्य में ऐसा संकट आए तो ये सभी गुलाम सरदार इल्तुतमिश का साथ दे सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इल्तुतमिश कितना आगे का सोचता था। जब जूद के मैदान में तुर्की सरदारों के साथ इनका युद्ध हुआ तो इन्होंने सोचा, ऐसे तो आज ये तुर्की सरदार आए हैं, हो सकता है कल कोई दूसरे सरदार आ जाएं, ऐसे तो हम बार बार तो जीत पाएंगे नहीं। इसलिए इन्होंने सोचा कोई सॉलिड प्लान बनाना चाहिए हमें, और इन्होंने एक 40 सरदारों का गुट तैयार किया, एक ऐसी टीम बनाई जिसमें 40 गुलाम सरदार थे, और उस टीम का नाम दिया तुर्कान ए चिहलगानी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुर्कान ए चिहलगानी किसने स्थापित की, तो आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने की। तुर्कान ए चिहलगानी का सबसे पहला उल्लेख फुतूह उस सलातीन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुआ है? फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन ख्वाजा अबू बकर ईसामी द्वारा रचित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के समय का काव्यात्मक इतिहास है। तो दोस्तों, इतिहास के जो हमारे स्रोत होते हैं, यानी कि इनके जो सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, उसमें फुतूह उस सलातीन एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, महमूद गजनवी से लेकर MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक तक के समय के बारे में इससे पता चल जाता है। और इस पुस्तक को ख्वाजा अबू बकर ईसामी ने लिखा है। अब हम अगला देखते हैं, ताजुद्दीन यल्दौज को समाप्त किया। अब हम यहाँ से देखते हैं, पहले नंबर पर तो तुर्कान ए चिहलगानी की रचना की। अब देखते हैं यल्दौज को कैसे इन्होंने परास्त किया। ताजुद्दीन यल्दौज इल्तुतमिश को अपने अधीन मानते थे। दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यल्दौज को ऐसा लगता था, अच्छा यल्दौज ने क्या किया था, अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, तो यल्दौज जो भी कहता था कुतुबुद्दीन ऐबक मान लेते थे। वो ये सोचते थे कि क्या फ़ायदा इनसे दुश्मनी लेकर, ये जो कहते हैं मान लो, और उसने कभी भी कोई गलत डिमांड भी नहीं की। लेकिन जब ये आ गए इल्तुतमिश, तभी भी यल्दौज को ऐसा लगता था कि अभी भी ये सारे राज्य हमारे अंडर में ही हैं। तो ताजुद्दीन यल्दौज इल्तुतमिश को अपने अधीन मानते हुए कुछ राजचिन्ह भेजे, जिसे इल्तुतमिश ने बिना किसी अस्वीकृति के अपने पास रख लिए। उसने कुछ ऐसे राजचिन्ह भेजे जिससे ये पता चल रहा था कि इल्तुतमिश उसके क्या है, मतलब उसके अधीन काम कर रहे हैं। लेकिन इल्तुतमिश बहुत चालाक था, उसने वो सारे जो भी राज चिन्ह भेजे वो बिना किसी स्वीकृति के अपने पास रख लिए। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने यल्दौज के कुछ विस्तारवादी नीति का विरोध भी नहीं किया। सबको पता है कि जो यल्दौज हैं वो विस्तार करना चाह रहे हैं अपने राज्य का, विस्तार करते करते हो सकता है भारत की तरफ भी आ जाएं, ठीक है, दिल्ली की तरफ। लेकिन कभी भी इल्तुतमिश ने उसका विरोध नहीं किया। तो यल्दौज को तो हमेशा यही लगता रहा कि इल्तुतमिश तो अपना चेला है, ये तो हमारे अधीन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यल्दौज को लगने लगा कि इल्तुतमिश हमारे अधीन है। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब ताजुद्दीन यल्दौज ख्वारिज़्म शाह से परास्त होकर थानेश्वर चला आया और दिल्ली पर अपना अधिकार का दावा करने लगा। दोस्तों, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो यल्दौज हैं, यानी कि जो गजनी के शासक हैं, इनको हरा दिया ख्वारिज़्म शाह ने। दोस्तों याद रखते रहिएगा, ख्वारिज़्म शाह ने यल्दौज को हरा दिया और यल्दौज का जो गजनी प्रदेश था उस पर इसने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अब जब इनका अधिकार हो गया और इसने यल्दौज को वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया। भगाने के बाद में ये कहाँ पे चले आए, थानेश्वर की तरफ चले आए और ये बोलने लगे दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करने लगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि दिल्ली हमारे कब्जे में है। यल्दौज अभी एक पराजित शासक था और उसके पास ज़्यादा सेना भी सुसंगठित ढंग से नहीं थी। अतः अब इल्तुतमिश के पास एक अच्छा मौका था। उसने अपनी सूझबूझ से परिस्थिति का लाभ उठाकर तराइन के तृतीय युद्ध में यल्दौज को हराकर कैद कर लिया और उसको बदायूं के जेल में भेज दिया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा कि यल्दौज को हरा दिया ख्वारिज़्म शाह ने और ख्वारिज़्म शाह ने गजनी पर अधिकार कर लिया। अब यल्दौज के बाद गजनी तो रह नहीं गया, ख्वारिज़्म शाह ने इनको भगा दिया वहाँ से। यल्दौज भागते भागते भारत की तरफ आ गए। भारत की तरफ आने के बाद दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगे और इधर इल्तुतमिश ने देखा कि ये तो हारा हुआ राजा है, इसके पास ज़्यादा सेना वना भी अच्छे से नहीं है, चलो इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और इल्तुतमिश ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और जो आक्रमण किया, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ।
उस युद्ध को बोलते हैं तराइन का तृतीय युद्ध, जो कि हुआ 1215 ईस्वी में। और दोस्तों तराइन के इस तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश की जीत होती है और यल्दौज की हार होती है। यल्दौज को कैद कर लिया गया और बदायूं के जेल में भेज दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों बदायूं पहले कैद खाने के रूप में ही बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध समझ में आ गया आप सबको। चलिए अब देखते हैं तराइन का प्रथम और द्वितीय और तृतीय युद्ध एक बार फिर से। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद घोरी की विजय हुई थी। ये भी मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और तराइन के तीसरे युद्ध की बात करें तो ये 1215 ईस्वी में हुआ, यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश जीत गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके किसके बीच हुआ और किस सन में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश की विजय के बाद इसके दो फायदे हुए। इल्तुतमिश को दो फायदा हो गया तराइन का तृतीय युद्ध जीतने के बाद। एक तो इसका प्रबल शत्रु समाप्त हो गया, एक तो यल्दौज खत्म हो गया, सबसे अच्छी बात तो ये हुई इल्तुतमिश के लिए। और दूसरा दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। पहले बार बार वो दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ राज्य चिन्ह भेजता रहता था, अपने दूत भेजता रहता था, तो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश को ये डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कल आके दिल्ली में टपक पड़े। तो अब क्या हो गया, दिल्ली का गजनी से पूरी तरीके से संबंध विच्छेद हो गया। ठीक है, तो ये इनका दो फायदे हो गए। अब देखते हैं कुबाचा की पराजय। कुबाचा को कैसे हराया नसीरुद्दीन कुबाचा को। दोस्तों नसीरुद्दीन कुबाचा मुख्य रूप से सिंध, उच्च और मुल्तान के गवर्नर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसने पंजाब, भटिंडा, कुराम और सिरसा और आराम शाह की मृत्यु के बाद लाहौर को भी जीत लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने कितने सारे राज्यों को जीत रखा है। कुबाचा मोहम्मद गौरी का एक गुलाम ही था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का कुबाचा के साथ विवाह हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक वैवाहिक संबंध बनाकर अपने राज्य को बर्बाद होने से रोक ले गए किसी तरीके से। तो कुबाचा के केस में क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सिस्टर का शादी करा दिया था कुबाचा के साथ। ठीक है, इसलिए कुबाचा ने कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक को परेशान नहीं किया। यहाँ पर भी वही केस आ रहा है, इल्तुतमिश के साथ इनका कोई वैवाहिक संबंध तो है नहीं, तो इसलिए इन्होंने इल्तुतमिश के राज्य को हड़पना चाह रहे थे। सभी राज्यों में कुबाचा का मुख्य राज्य सिंध और मुल्तान था। सिंध और मुल्तान पर कुबाचा का बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व स्थापित था। इल्तुतमिश ने अपनी दो सेनाएं इन दोनों क्षेत्रों में अधिकार करने के लिए भेज दी। सन 1228 ईस्वी में कुबाचा को हराकर मुल्तान और सिंध को दिल्ली में मिला लिया। मुल्तान और सिंध पर ही इनका सबसे ज़्यादा कब्जा था कुबाचा का। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, मुल्तान और सिंध को हरा दिया, उसको कुबाचा को, और इनके मुल्तान और सिंध को दिल्ली में मिला लिया। इल्तुतमिश ने कुबाचा को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया, लेकिन कुबाचा नहीं माना और सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कुबाचा ने सोचा अभी हम सरेंडर कर देंगे तो ये हमें बहुत ही बुरी मार मारेगा, इससे अच्छा है कि सिंधु नदी में कूदो और अपनी जान दे दो, नेचुरल डेथ हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे हम आत्मसमर्पण तो नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा बोला और वो जाके सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुबाचा को बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, अनुभवी और विवेकशील व्यक्ति कहा है। कुबाचा ने मुल्तान का फिरोजी मदरसा भी बनवाया। ठीक है, कुबाचा ने क्या किया, मुल्तान का फिरोजी मदरसा भी बनवाया और जुजानी और ऊफ़ी जैसे विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। तो ये था थोड़ी सी फैक्ट्स में इनके बारे में, कुबाचा के बारे में। ठीक है, आप देखते हैं दोस्तों मंगोल संकट। अभी मैंने एक एक करके मैं सारे संकटों के बारे में बता रहा हूँ। तुर्कान चिहलगानी से इन्होंने अपने जो सेना थी उसको मजबूत कर लिया, कैसे इन्होंने कुबाचा को हराया, कैसे इन्होंने यल्दौज को हराया। अब देखते हैं मंगोल को कैसे हराया। तो दोस्तों मंगोल के बारे में आपको बताएं तो आप देख सकते हैं कि मंगोल के जो शासक हैं वो कितने ज़्यादा खूंखार होते थे। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, मंगोल एक समय में कितना बड़ा राज्य हो गया था। मंगोल के जो भी शासक होते थे और उनकी जो सेना होती थी वो बिल्कुल भी एथिक्स को फॉलो नहीं करती थी। वो बहुत ही बुरी तरीके से युद्ध करते थे, उनका कोई नियम भी नहीं होता था, बस वो एक दूसरे का सर काटना जानते थे। ये था मंगोल के बारे में। और मंगोल जहाँ पर भी पहुँच जाते थे इन्हीं की जीत होती थी और जीतने के बाद में वो राज्य को बहुत ही बुरी तरीके से रौंद देते थे। तो ये था मंगोल। इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा डरता था मंगोल से। मंगोल अगर आ जाते तो इल्तुतमिश का पूरा राज्य
एक झटके में वो लोग खा जाते, इल्तुतमिश का सर्वनाश हो जाता। अब यहाँ पे हम देखते हैं मंगोल के बारे में। इसी समय दिल्ली पर एक और खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि मंगोल नेता जिसका नाम था चंगेज़ खां, इसने गजनी प्रदेश के शासक ख्वारिज़्म शाह को पूरी तरीके से हरा दिया और उसके राज्य को रौंदता हुआ लगातार आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने क्या बताया, पहले यल्दौज था गजनी का राजा, यल्दौज के बाद में अब वहाँ के राजा हुए ख्वारिज़्म शाह। ख्वारिज़्म शाह की किस्मत ख़राब थी, चंगेज़ खान ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसके पूरे राज्य को रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अब जब चंगेज़ खान ने गजनी प्रदेश पे अपना अधिकार कर लिया, तो जो इनके पुत्र थे ख्वारिज़्म शाह के, जिनका नाम था जलालुद्दीन मंगबर्नी, ठीक है, क्या नाम था, जलालुद्दीन मंगबर्नी, इन्होंने भागकर भारत की ओर अपना मुख कर दिया। ठीक है, आप देखो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गजनी पर अब अधिकार हो गया चंगेज़ खां का। वहाँ से जो उनके पुत्र थे ख्वारिज़्म शाह के, जिनका नाम था मंगबर्नी, वो भारत की तरफ भाग के चले आए। किस तरीके से वो सोच रहे थे, मुझे कोई बचा ले, बस मंगोल नेता से, चंगेज़ खां से कोई मुझे बचा ले, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि भारत में चलते हैं, इल्तुतमिश तो बैठा ही है बचाने के लिए। तो मंगोलों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। मंगबर्नी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश चाहता तो जलालुद्दीन मंगबर्नी को शरण दे देता, और देना भी चाहिए था एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मंगबर्नी के पिता के कारण ही इल्तुतमिश ने परिस्थिति पाकर यल्दौज को हरा पाया। यल्दौज हारता ही ना, अगर इन्होंने, जो मंगबर्नी हैं उनके पिता ख्वारिज़्म शाह ने हराया ना होता यल्दौज को, तो यल्दौज भारत की तरफ ना आता और यल्दौज कमज़ोर भी ना होता। कमज़ोर ना होता तो इल्तुतमिश उसे हरा ना पाते। एक तरीके से देखा जाए तो इल्तुतमिश हरा पाए मंगबर्नी के फादर के कारण ही। तो इनको ऐसा लग रहा था कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अब ये सोच रहे थे कि अगर हमने इसकी हेल्प कर दी तो हम चंगेज़ खां के दुश्मन हो जाएंगे। चंगेज़ खान एक तो वैसे ही मंगबर्नी को ढूंढ रहा है, और हमने अगर मंगबर्नी का सपोर्ट कर दिया तो चंगेज़ खान हमारे पीछे भी पड़ जाएगा। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ व समझदारी से काम लिया और मंगोलों के साथ, ठीक है, कोई भी मंगोलों के साथ दुश्मनी ना रखने के कारण इन्होंने मंगबर्नी की सहायता करने से विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इन्होंने बोला कि तुम जाके खुद ही निपटो चंगेज़ खां से, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इल्तुतमिश की इसी बुद्धिमत्ता के कारण मंगोलों ने दिल्ली पर कभी भी आक्रमण नहीं किया। अगर ये कहीं गलती से भी मंगबर्नी की हेल्प कर देते तो मंगोल नेता चंगेज़ खान आ जाता भारत की तरफ, और दिल्ली को भी वो पूरी तरीके से रौंद डालता। और जो हम आज दिल्ली का इतिहास, पूरे भारत का जो भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, वो पूरा भारत का इतिहास इस तरीके से ना होता जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से बदल चुका होता। तो यहाँ पे हम ये देखें, इल्तुतमिश की इस दूरदर्शिता के कारण दिल्ली मंगोल आक्रमण से हमेशा बची रही। अब देखते हैं दोस्तों बंगाल विजय। बंगाल पर कैसे विजय हासिल किया इल्तुतमिश ने। ऐबक द्वारा नियुक्त अली मर्दाना खान अब विद्रोही हो चुका था। अली मर्दान खान जो थे, जिन्होंने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी, उनको ऐबक ने ही एक समय में नियुक्त किया था। बाद में वो वहाँ के विरोधी हो गए। जब इन्होंने बख्तियार खिलजी को मार डाला तो सोचने लगे कि अब हम यहाँ के शासक बन सकते हैं, और स्वतंत्र शासक की तरीके से अपने आप को मानने लग गया। इसका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अंत में जनता इसके अत्याचारों से परेशान होकर इसका वध कर देती है। जनता ने हुसामुद्दीन ऐवाज को गद्दी पर बैठा दिया। ये भी दिल्ली का विद्रोही साबित हुआ। जब हुसामुद्दीन ऐवाज को बैठाया तो बाद में ये भी दिल्ली से विद्रोह करने लगा। इसने बोला कि बंगाल बिहार तो अभी भी वैसे दिल्ली से नहीं मिले हुए हैं, हम दिल्ली में मिलने भी नहीं देंगे, हम इसको स्वतंत्र राज्य की तरीके से ही समझेंगे। इसने तो इल्तुतमिश के पुत्र, जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, उसको एक युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या तक कर दी। आप देख सकते हैं हुसामुद्दीन ऐवाज को क्या कांड करा है इसने। इसके बाद में वहाँ पर और भी कई सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे आंतरिक विद्रोह होते हुए, लेकिन इल्तुतमिश ने एक एक करके उन सभी विद्रोह को बंगाल और बिहार में ख़त्म किया और बंगाल को पुनः अपने कब्जे में ले आया। इल्तुतमिश ने बिहार व बंगाल को अलग अलग करके वहाँ पर एकता स्थापित कर दी। एकता का क्या मतलब होता है, यानी सामंत की तरीके से, ठीक है, यानी कि गवर्नर नियुक्त कर दिया। हिंदू राजपूतों से संघर्ष देखते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो हिंदू राजपूत राजा थे, इन्होंने भी एक एक करके हर जगह विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से इस संकट को भी दूर किया और इल्तुतमिश ने एक एक करके सभी विद्रोह को दबाता चला गया। तो ऐसे करके इन्होंने हिंदू राजपूत राजाओं के साथ जो संघर्ष था उसको ख़त्म किया।
ठीक है दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि इल्तुतमिश को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने राज्य को बचाने के लिए और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, वो वाले तथ्य मैं लेके आया हूँ आपका यहाँ पे, तो अभी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, यानी कि साम्राज्य का रक्षक। स्वामी भी कह सकते हैं, रक्षक भी कह सकते हैं। तो इल्तुतमिश का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, इल्तुतमिश को कौन सी सुल्तान की जो उपाधि मिली वो किससे मिली थी? 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के द्वारा मिली थी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम टू गेट दिस टाइटल इन इंडिया। कोई भी पर्सन को इंडिया के अंदर खलीफा के द्वारा कोई भी अगर उपाधि मिली हो तो वो इल्तुतमिश ही था इंडिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, इंडिया के बाहर तो बहुत लोगों को खलीफा से मिल चुका था, लेकिन इंडिया के अंदर सुल्तान की उपाधि मिलने वाला इल्तुतमिश प्रथम शासक था। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। इसने चांदी का टका 175 ग्रेन का और तांबे का चीतल 32 रत्ती का चलवाया। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। ये आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखने की परंपरा शुरू की। टकसाल दोस्तों आपको पता ही है ना, सिक्के जहाँ पर छपते हैं, तो इसने टकसाल का नाम भी लिखने की परंपरा शुरू कर दी। इसने अपने नाम के भी सिक्के चलवाए। अब देखते हैं इल्तुतमिश के कुछ निर्माण कार्य। इल्तुतमिश ने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया वो देखते हैं। भारत के इतिहास में तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनवाया। तो जो पहला मकबरा पूरे भारत में, अगर पूरे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे पहला मकबरा बनवाया गया वो किसने बनवाया, तो आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने बनवाया, वो भी अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में। ठीक है, यह सुल्तानगढ़ी के मकबरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पहला जो निर्माण कार्य था वो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। दूसरे नंबर पे अब हम देखते हैं इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। तो दोस्तों वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसने बनाया अगर आता है तो आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की रचना कराई। लेकिन अगर आता है आपसे कि उसके निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया, तो आप इल्तुतमिश का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मंजिल का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वो अल्लाह को अजान देने के लिए बनाया गया था। दोस्तों मैं अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, कुतुब मीनार का निर्माण किस लिए किया गया था, तो आपको बताना है अल्लाह को अजान देने के लिए किया गया था ये। और 1369 ईस्वी में एक बार इस पर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण इसकी जो चौथी मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने इस क्षतिग्रस्त मंजिल का मरम्मत कराया और इसके साथ ही 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। ठीक है, FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने ये काम कराया। इल्तुतमिश ने बदायूं जो कि यूपी में है उसमें हौज-ए-शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ने क्या क्या कराया, बदायूं में हौज-ए-शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने नागौर में प्रसिद्ध अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया। इल्तुतमिश ने क्या किया, नागौर में प्रसिद्ध अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया। यह दरवाज़ा हमीमुद्दीन नागौरी की याद में बनाया गया था। ऐसा बोला जाता है कि अकबर ने इसी से प्रेरित होकर बुलंद दरवाज़ा बनाया। ठीक है दोस्तों, ये निर्माण कार्य हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। इल्तुतमिश ने अपने ही मकबरे को 1235 ईस्वी में बनवाया और यह स्क्रीच शैली से बना हुआ भारत का प्रथम मकबरा है जो कि दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, इल्तुतमिश एक विजेता और अच्छा शासक होने के साथ साथ कला और संस्कृति का पोषक भी था। ये एक विजेता तो था, अच्छा प्रशासक भी था, उसके साथ साथ इसने कला और संस्कृति की भी बहुत इज्जत करता था ये, और उनका पोषक था। वह विद्वानों और योग्य व्यक्तियों का सम्मान भी करता था। इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज उस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान रहे। इसने निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी तथा फरवुल मुल्क इसामी जैसे योग्य व्यक्तियों को अपने दरबार में आश्रय दिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ उसने निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी को अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया।
तो इसने बहुत ही जो योग्य व्यक्ति होते थे उसको भी अपने दरबार में आश्रय देता था और साथ में जो विद्वान होते थे उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता था। और दोस्तों इन्होंने 2 मदरसा भी बनवाए इल्तुतमिश ने। एक का नाम था मदरसा ए मुइज्जी और दूसरे का नाम था नसीरी मदरसा। इन 2 मदरसा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इल्तुतमिश का योगदान महत्वपूर्ण है। इसने दिल्ली तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। ठीक है दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले लाहौर में रहते थे, अब इसने अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर दी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान यही था जिसने केंद्र के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का गठन किया। केंद्र के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का गठन किया, वो कौन था? यही था। और उस सेना का नाम क्या था? तुर्कान ए चिहालगानी, जो कि 40 गुलाम सरदारों का गुट था। ठीक है, लास्ट में देखते हैं सन 1236 ईस्वी में बामियान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय रास्ते में ही सुल्तान इल्तुतमिश बीमार पड़ गए और 12 अप्रैल 1236 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हो गई तो अब यहाँ पर इनका काम ख़त्म। अब इनके बाद कोई दूसरा राजा बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इल्तुतमिश के ऊपर हम यही समाप्त करते हैं। आई एम 100% श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में भी लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के अगले रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।